हसनैन की प्रेजेंटेशन यतलू अलैह आयातिका के ऊपर ही है और वो कुरानिक एस्ट्रोनॉमी के मुताबिक हमें इस डिपार्टमेंट को डिकोड करके बताने की कोशिश करेंगे। मैं इनवाइट करती हूँ हसनैन को माइक के ऊपर कि वो आएं और अपनी प्रेजेंटेशन पेश करें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। स्लाइड्स काइंडली शेयर कर दें। जी जी हसनैन स्टार्ट कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की प्रेजेंटेशन का नाम है कुरानिक एस्ट्रोनॉमी यानी कुरानिक फल्कियात। आज के दौर में जितनी भी एस्ट्रोनॉमी में एडवांसमेंट हुई है, फल्कियात में जितनी हमने डिस्कवरीज की है, उनको हम देखेंगे कि कुरान मजीद में कहाँ कहाँ हमें क्लूज मिलते हैं, कहाँ कहाँ हमें रास्ते मिलते हैं जिनमें कुरान में हमें गाइड किया हुआ। नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले हम एक मिसकॉन्सेप्शन को देखेंगे जो कि हमारे यहाँ आम पाई जाती है एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी के दरमियान। एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम होता है जिसमें आमतौर पे इंसान अपने फ्यूचर के बारे में जानते हैं सितारों की गर्दिश के जरिए। ये इस्लाम में टोटली प्रोहिबिटेड है। इसके बारे में काफ़ी अहादीस हमें मिल जाती हैं कि इल्म नजूम हमें जो है उसकी तरफ रुख नहीं करना अपना फ्यूचर जानने के लिए, कल को क्या होगा, परसों को क्या होगा, सितारों के जरिए। दूसरी तरफ एस्ट्रोनॉमी यानी इल्म फल्कियात आता है कि आसमानों जमीनों की जो निशानी है उनमें गौर व फिक्र करना है, जिसमें कुरान हमें इंकरेज करता है। कुरान हमें कहता है कि देखो अल्लाह ने आसमानों जमीन में कैसी निशानियां बनाई। नेक्स्ट स्लाइड। एस्ट्रोनॉमी क्यों जरूरी है? सबसे पहला पॉइंट, क्यूरोसिटी। इंसान जब से इस दुनिया पे आया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान जो इस दुनिया में रहेगा, उसे हमेशा से ये तजस्सुस रहेगा, वो मुतजस्सिस रहेगा कि हम आसमान में कौन सी निशानियां ऐसी मौजूद हैं जिनके बारे में हमें बताया गया है, हमारे आबा व अजदाद हमें बताते आ रहे हैं। तो इंसान में एक नेचुरल एक क्यूरोसिटी है कि वो देखे आसमान में क्या निशानी है, वो सितारा क्यों चमक रहा है और वो सितारा क्यों बुझ गया है, ये सियारे क्यों इर्द गिर्द घूमते हैं, ये चांद क्यों हमें नजर आते हैं। तो पहली वजह क्यूरोसिटी। दूसरा साइकोलॉजी। जितनी भी सुपीरियर साइकोलॉजी की कौमें आप देखें, मेसोपोटामियन, सुमेरियंस और मुसलमानों में फिर ये गोल्डन एज जब मुसलमानों की आई थी, तो जितनी भी सुपीरियर साइकोलॉजी है उसके अंदर जितनी कौमें गुजरी हैं उन्होंने एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में अपना लोहा मनवाया, ठीक है। दे आर एडवांस इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी। तीसरा, इनोवेशन। जितनी भी आज तक इनोवेशन हम देख रहे हैं, इंटरनेट से लेकर मार्स पर रोवर भेजने तक, चांद के ऊपर इंसानों के जाने तक, ये तमाम तर एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में ही मुमकिन हो सके। चौथा, पॉलिटिक्स। दुनिया की जितनी पॉलिटिक्स है उसका एक हिस्सा हमें एस्ट्रोनॉमी भी मिलता है। किस तरह? रशिया और अमेरिका के दरमियान जो रेस लगी थी कि कौन पहले मून पर पहुंचेगा, दिस इज द प्योर पॉलिटिक्स। पांचवा, कॉम्पिटेंट। अगर मुसलमान कॉम्पिटेंट होना चाहते हैं इस दौर में तो उन्हें एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में लाजमी आगे होना होगा। नेक्स्ट स्लाइड। इस प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे एस्ट्रोनॉमी होती क्या है, कुन फायकुन का कॉन्सेप्ट, आसमान में ऐसी क्या निशानी और चीजें मौजूद हैं जिन्हें हम देखें। चौथा, थ्री डायमेंशनल रियलिटीज, मतलब हम किधर एग्जिस्ट कर रहे हैं इस वक्त। पांचवा, ब्लैक होल्स और छठा, नेबुला। नेक्स्ट स्लाइड। कभी आपने छत पर खड़े होके आसमान की तरफ अगर गौर किया हो तो आपने देखा होगा तारे चमक रहे हैं। अब तारे क्यों चमकते हैं, कभी आपने सोचा होगा, आपके दिल में ये ख्वाहिश पैदा होगी कि मैं जानूं कि तारे क्यों चमकते हैं, सूरज क्यों निकल जाता है और सूरज गरूब क्यों हो जाता है, चांद क्यों निकलता है और चांद क्यों गरूब हो जाता है। दैट इज एस्ट्रोनॉमी। आपने आसमान में कोई भी चीज पे आप गौर कर रहे हैं तो आप एस्ट्रोनॉमी कर।
ठीक है। इसी का कुरान मजीद में सूरह गाशिया की आयत नंबर 18 में है कि क्या आसमान की तरफ नहीं देखते कि कैसा बुलंद किया गया है। यानी आसमान की निशानियों में गौर व फिक्र करो कि वो कैसे बुलंद किया गया, उसमें कौन कौन सी निशानियां हैं जिनकी वजह से आसमान बुलंद है। नेक्स्ट स्लाइड। अब आसमान क्या चीज होती है जिसका कुरान मजीद में लफ्ज है समावात। अब समावात को हम आमतौर पे कभी हम अपने ऊपर जो नीली छत है उसको हम समावात बोल देते हैं, यानी स्काई। जबकि कुरान मजीद में जो इसका जिक्र आया है वो एक बाउंड्री की शेप में आया है, जैसे कि कुरान मजीद में बताया गया है कि 7 जमीनें 7 आसमान है। तो स्काई जो है एक बाउंड्री है। ठीक है, हम इसको ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हमारे सर से ऊपर लेके जहां तक बाउंड्री बन रही है उस तमाम इलाके को हम समावात कहेंगे, यानी हेवंस। चाहे हम मार्स पर खड़े हों, चाहे हम मून पर खड़े हों, किसी भी प्लेनेट पर हों, हम जमीन के ऊपर हों, किसी पहाड़ के ऊपर हो, तो जो समावात है वो हमारे सर से ऊपर लेकर जो पहली बाउंड्री है वो समावात में काउंट होगी। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम आ जाते हैं कायनात की तख्लीक। कायनात बनी कैसे? तो कायनात, हम ये स्टडी करें कि कायनात कैसे बनी है, उसके लिए हमें पहले एक फिनोमिनन पढ़ना होगा जिसे हम सोनोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। दो जर्मन फिजिसिस्ट थे, हर्मन फ्रेजेल एंड हेनरी स्कल्ट्स। उन्होंने 1934 में एक फिनोमिनन डिस्कवर किया कि हम एक किसी जगह पानी लें और उस पानी को एक स्पेसिफिक आवाज दें। आवाज से मुराद यानी फ्रीक्वेंसी। अब ये वो वाली फ्रीक्वेंसी है जो हम सुन नहीं सकते, लेकिन अचानक क्या होता है जब वो एक फ्रीक्वेंसी देते हैं तो पानी के अंदर एक अचानक से एक छोटा बुलबुला निकलता है। अब वो बुलबुला इस तरह का होता है जो हम माइक्रोस्कोपिक देख सकेंगे। ठीक है। अब वो बुलबुला क्या करता है, वो बुलबुला पहले अपना साइज बड़ा करता है, लेकिन फिर छोटा होते होते एक बिल्कुल जीरो के पॉइंट पे चले जाता है कि बिल्कुल इनविजिबल हो जाता है। लेकिन उसके चंद माइक्रो सेकेंड्स के बाद उसमें एक ब्लिंक होता है, एक धमाका होता है जिससे रोशनी निकलती है। अब वो बहुत हैरान हुए इसके ऊपर। अब मजीद जब इसकी डिटेल देखी गई, इस पे मजीद एक्सपेरिमेंट्स किए गए कि ये सिर्फ पानी से और आवाज से कैसे इतनी रोशनी निकल रही है। तो उन्होंने उसका अंदर का टेम्परेचर नापा। जब उस रोशनी का टेम्परेचर नापा गया तो वो सूरज की सरफेस जितना टेम्परेचर था, ऑलमोस्ट 10 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। तो सोनोल्यूमिनेसेंस का ये है कि अगर आप पानी लें, उसको स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी दें जो कि हमारे कान नहीं सुन सकते। हम जो भी बोल रहे हैं वो एक फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, जो भी हम आवाज सुनते हैं वो एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होती है। अब वो फ्रीक्वेंसी हमने एक पानी को दी है। पानी एक फ्लास्क में डाला, दो स्पीकर्स लगाए। स्पीकर को हम टेक्निकल जुबान में, इन स्पीकर्स को ट्रांसड्यूसर्स कहते हैं। अब वो स्पीकर जब लगाए तो उसके अंदर एक बुलबुला बना, और उस बुलबुले के अंदर जब वो फटा, बिल्कुल एक एक्सपोज्ड हो गया, तो उसके अंदर इतने टेम्परेचर्स बने, इतना ज्यादा टेम्परेचर बना कि वो सूरज की सरफेस से भी ज्यादा निकला। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम आ जाते हैं कुन फायकुन पे। तो कुरान मजीद हमें क्या बताता है? कुरान मजीद में भी यही बताता है कि सूरह यासीन की आयत नंबर 82 में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि उसकी शान ये है कि जब भी वो किसी चीज का इरादा कर देता है तो उसे फरमा देता है, हो जा, तो वो हो जाती है। यकूल लहू का जिक्र यहाँ पे आया है, यानी कह देता है। तो कायनात के बारे में भी कुरान मजीद हमें यही बताता है कि कायनात को भी अल्लाह तबारक व तआला ने कह कर बनाया। ठीक है, यानी यकूल लहू, कुल, उसे कहा। और हमें कायनात में पहले पानी की एग्जिस्टेंस का भी पता चलता है। नबी अलैहि सलाम की एक हदीस है कि कायनात बनाने से पहले अल्लाह का जो तख्त था, अर्श, पानी पर था। तो हमें कायनात से भी पहले पानी की एग्जिस्टेंस का पता चलता है। तो अल्लाह तबारक ताला ने उसी पानी को एक फ्रीक्वेंसी दी, जिसे यहाँ पे यकूल लहू का जिक्र से बताया गया है। वो फ्रीक्वेंसी जो कुन थी,
उसने एक छोटे से नुक्ते, एक छोटे से बबल को पूरी यूनिवर्स में बना दिया। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम आते हैं साइंस की तरफ। जो लेटेस्ट साइंस हमें क्या बताती है। एक साइंसदान थे, एडविन हबल। आपने हबल स्पेस टेलीस्कोप का नाम सुना होगा, वो उन्हीं के नाम पर है। एडविन हबल 1932 में ऑलमोस्ट अपनी टेलीस्कोप से आसमान की तरफ गौर कर रहे थे। उन्होंने देखा कि आसमान में जो चीजें मौजूद हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही है। उसका एक मेथड है जिसे हम रेड शिफ्ट कहते हैं टेक्निकल एस्ट्रोनॉमी की जुबान में। तो उन्होंने देखा कि कायनात में जितनी भी चीजें हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो टेक्निकली एक पॉइंट ऐसा होगा जब कायनात में तमाम चीजें एक नुक्ते में समाई हुई थी। ये ऐसे ही आप हाथ में पत्थर उठाएं, ठीक है, अपनी वीडियो रिकॉर्ड करो, पत्थरों को हवा में उछाल दें, ठीक है। अब वीडियो के अंदर आपको पत्थर हवा में उछले हुए नजर आएंगे, लेकिन जब आप वीडियो को रिवर्स करें तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब तमाम पत्थर पेबल्स आपके हाथ में थे, यानी एक सिंगल पॉइंट में। यही कॉन्सेप्ट एडविन हबल का था कि ये जो कायनात है ये फैल रही है और ये किसी एक पॉइंट से फैल रही है। तो जब इसको रिवर्स किया जाएगा तो ये किसी एक पॉइंट से आएगा। तो यही कॉन्सेप्ट फिर आगे जाके बिग बैंग का बना, जिसमें हमें पता चला कि ये जो कायनात है ये 13.8 बिलियन ईयर्स पुरानी है। अब बिलियंस क्या होता है, बिलियन आप 1 के आगे 9 जीरो लगा दें तो वो 1 बिलियन बनता है। तो 13.8 बिलियन ईयर्स पुरानी गैलेक्सी हमारी, ये जो कायनात है ये 13.8 बिलियन ईयर्स पुरानी है। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम देखते हैं आसमान में क्या चीजें मौजूद हैं, क्या निशानियां मौजूद हैं जिन्हें अल्लाह तबारक तआला ने हमें हुक्म दिया है कि देखें। लेफ्ट पर हमें एक लफ्ज नजर आ रहा है, अल अर्थ। अब अल अर्थ की डेफिनेशन हम आमतौर पर जो लेते हैं, हमारी ये सिंपल जमीन है, जबकि ये कतन नहीं है। अल अर्थ का मतलब हर वो जगह है, हर वो प्लेनेट है, हर वो चांद है जहां पर इंसान अपना कदम जमा सके। तो कुरान मजीद के मुताबिक इसकी डेफिनेशन ये है कि अल अर्थ हर वो प्लेनेट, हर जगह है जहां पर हम बस सकें, इंसान जहां पे भी बस सकें। तो हम चांद पर भी होके आ चुके हैं, मार्स पर भी रोवर हमारे जा रहे हैं, ठीक है। तो हम इसे अल अर्थ ही कंसीडर करेंगे। राइट पर अगर हम देखें अन-नज्म, कुरान मजीद में अन-नज्म का जिक्र है। तो सितारे पैदा कैसे होते हैं। सितारे धुएं से पैदा होते हैं जिसे हम नेबुला कहते हैं, आगे जाके हम एंड पे स्टडी भी करेंगे इसको। तो नेबुला से स्मॉल स्टार्स बनते हैं, मीडियम स्टार और मैसिव स्टार्स। अब छोटे सितारे जो होते हैं जिनमें एक हमारा अशम्स भी है, जिसका कुरान मजीद में भी अशम्स के लफ्ज से अल्लाह तबारक तआला ने उसे नाम दिया। स्मॉल स्टार्स में वाइट ड्वार्फ होते हैं और येलो ड्वार्फ। येलो ड्वार्फ यानी हमारा जो सितारा है वो भी एक येलो ड्वार्फ है। मीडियम स्टार्स में हमें न्यूट्रॉन स्टार्स मिलते हैं जिनकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है। अब मैसिव में ये होता है कि जब एक सितारा अपनी जिंदगी तक पहुंच जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, तो अपने ही वजन के तहत बिल्कुल तबाह हो जाता है, जिसकी वजह से एक ब्लैक होल बन जाता है, जिसे हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट। अब ये तस्वीर हैं जो आसमान में मौजूद चीजों की। अब लेफ्ट पर अगर आप देखें तो सोलर सिस्टम के जितने प्लैनेट्स हैं, उनके अलावा जितने प्लैनेट्स यहाँ पर दिखाए गए हैं, ये सिंपल एक रेंडरिंग है, एक इमेजिनेशन है कि वो किस तरह से दिखते होंगे। अब यहाँ पर हमें एक्सो प्लैनेट्स भी दिखते हैं, वो प्लैनेट्स जो सोलर सिस्टम से बाहर है, ठीक है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सोलर सिस्टम से भी बाहर प्लैनेट्स हैं जो कि कुछ और ही सितारों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, और वो सितारे एक ब्लैक होल के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, जिसको हम गैलेक्सी कहते हैं। राइट पर देखें तो हमें एक तस्वीर नजर आती है सूरज की। अब ये तस्वीर एक ऐसे कैमरे से ली गई है जो ऐसी चीजें भी देख सकता है जो आम इंसानी आंख नहीं देख सकती। तो ये सूरज की तस्वीर। राइट पर देखें तो हमें एक नेबुला नजर आती है जो कि लेटेस्ट अभी हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने इसकी पिक्चर खींची है।
इसमें भी काफी ऐसी चीजें हैं जो एक आम आंख नहीं देख सकती, मगर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के कैमरे इतने स्ट्रांग है कि उन्होंने उसको कैप्चर कर लिया। और बाय द वे इसे बाइबल के एक नाम से इंस्पायर्ड होकर किया गया, इसका नाम पिलर्स ऑफ क्रिएशन। नीचे देखें तो हमें ब्लू कलर में न्यूट्रॉन स्टार नजर आता है, और राइट पर हाल ही में 2019 में हमने ब्लैक होल की जो पिक्चर खींची थी उसकी आपको पिक्चर नजर आ रही है। नेक्स्ट। अब ये सारी चीजें एग्जिस्ट किधर करती हैं, हम कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसको हम पढ़ेंगे। किसी भी चीज का एग्जिस्टेंस को मैयर करना डायमेंशन कहलाता है। मिसाल के तौर पर हम इस वक्त किस डायमेंशन में बैठे हैं, हम लाजमी बात है थर्ड डायमेंशन की बात करें। तो डायमेंशन अभी तक 4 टाइप की हैं। फर्स्ट डायमेंशन ये है कि जिसकी सिर्फ लेंथ हो लेकिन उसकी विड्थ और हाइट ना हो, ऊंचाई और मोटाई ना हो। ठीक है, इसे हम फर्स्ट डायमेंशन कहेंगे। फर्स्ट डायमेंशन की अभी तक हमारे पास कोई लिविंग क्रिएचर, हमने कोई इस तरह की चीज हमने ऑब्जर्व नहीं की, लिविंग क्रिएचर या नॉन लिविंग क्रिएचर, जो कि फर्स्ट डायमेंशन में हो। अब हम सेकंड डायमेंशन की बात करते हैं, जिसकी लेंथ भी होती है, विड्थ भी होती है, लेकिन उसकी ऊंचाई नहीं होती। मिसाल के तौर पर हम खड़े होते हैं, हम आगे भी जाते हैं, हम दाएं भी बाएं भी, लेकिन हमारी एक स्पेसिफिक ऊंचाई है। ठीक है, सेकंड डायमेंशन की अगर हम मखलूकात की या क्रिएशन की बात करें तो हमारा जो शेडो है, कहीं भी आप शेडो देखें, शेडो उभरा हुआ कहीं से भी नहीं होता। ऑल्दो शेडो की एक डेफिनेशन साइंटिस्ट कहते हैं जो रॉन्ग है, कि लाइट जब नहीं होती तो शेडो बनता है। दिस इज टोटली रॉन्ग। तो शेडो एक 2 डायमेंशनल क्रिएचर है जो अल्लाह तबारक ताला ने बनाई है। थर्ड डायमेंशन में फिर हमारी डायमेंशन आ जाती है, जिसमें हम जी रहे हैं, हम प्लैनेट्स को भी देख रहे हैं, हम चांद को भी देख रहे हैं, हम ग्रेविटी को महसूस भी कर रहे हैं, और हमारी विड्थ भी है, लेंथ भी है और हाइट भी है। यानी हम थर्ड डायमेंशन में रह रहे हैं। और चौथी डायमेंशन हम टाइम को कंसीडर करते हैं। हमेशा जब भी साइंटिस्ट मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो फोर्थ डायमेंशन टाइम होती है। क्यों? क्योंकि हमारी जो यूनिवर्स है वो एक सीक्वेंस में चल रही है, और उस सीक्वेंस को हमने टाइम का नाम दिया। यानी जमीन सूरज के इर्द गिर्द घूमती है, तो एक टाइम के तहत जमीन सूरज के इर्द गिर्द घूमती है, जबकि टाइम फिजिकली कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे हम वक्त को मजीद डिस्कस करते हैं। सही बुखारी में एक हदीस है, हदीस कुदसी है, कि अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं कि आदम का बेटा वक्त को बुरा कहता है, लेकिन मैं ही वक्त हूँ, क्योंकि मेरे ही हाथ में है दिन और रात। याद रही, यहाँ पे दिन और रात, रोशनी और अंधेरा, लाइट और शैडो, इसे दो मुख्तलिफ चीजें करार दिया गया है। तो हदीस का लिटरली ये मीन नहीं है कि अल्लाह तबारक ताला फरमा रहे हैं कि मैं ही टाइम हूँ, बल्कि इसका मतलब ये कि अल्लाह तबारक ताला के हाथ में इस वक्त का कंट्रोल है, जिसकी वजह से हमारी ये यूनिवर्स एक्सपेंड कर रही है, सूरज के इर्द गिर्द जमीन घूमती है, सितारे फटते हैं। ये उसी वक्त के तहत हो रहा है जो अल्लाह तबारक ताला के हाथों में है। पुराने वक्तों में लोग वक्त अद्दहर को कहा करते थे कि मेरा तो वक्त ही बुरा है, जो कि हम आजकल भी करते हैं, कि हम कहते हैं कि मेरा तो वक्त ही बुरा है, मेरी किस्मत ही ऐसी है। इसे इस्लाम ने कतन बिल्कुल मना किया है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यूनिवर्स की जो एक्सपेंशन है टाइम के साथ, वो एक बैलून की सी एग्जांपल है, कि एक बैलून है जो वक्त के साथ साथ, टाइम गुजरने के साथ साथ, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के साथ साथ बढ़ रही है कायनात। और एक वक्त ऐसा आ सकता है कि ये जो गुब्बारा है, ये जो लेयर है, समावात आसमान की लेयर है, ये एक वक्त में बिल्कुल डिस्ट्रॉय, बिल्कुल फट जाए, जिसे हम क्यामा का दिन कहते हैं, जैसा कि कुरान मजीद में है कि जब आसमान फट जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम तीन चीजें देखेंगे अपनी 3 डायमेंशनल रियलिटीज में जो हम ऑब्जर्व करते हैं।
सूरह अल-अंबिया की 33वीं आयत में है कि और वही अल्लाह है जिसने रात और दिन को पैदा किया, सूरज और चांद को भी, तमाम अपने अपने मिकदार के अंदर तैरते जा रहे हैं। यहाँ पर हम पढ़े देखेंगे कि दिन और रात का क्या तस्वुर है, सूरज और चांद, और फ्लोटिंग इन ऑर्बिट कुल्ली फी फलकी यस्बहून, इसका मतलब क्या है? नेक्स्ट स्लाइड। दिन और रात। अब दिन क्या होती है, रात क्या होती है? आमतौर पर हमारे कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि जो दिन है वो रोशनी, और जो रात है वो अंधेरा। बिल्कुल ठीक है, ये डेफिनेशन बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसकी अगर हम डिटेल में बताएं तो कुरान मजीद में सूरह फुरकान की आयत नंबर 62 है कि और वही है जिसने रात और दिन को एक दूसरे के पीछे आने वाला बनाया। यानी दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं, दोनों आपस में उस तरह से इंटरकनेक्टेड नहीं है कि रोशनी जब नहीं होती तो अंधेरा होता है। ठीक है, कुरान मजीद में बताया कि और वही है जिसने रात और दिन को एक दूसरे के पीछे आने वाला बनाया, उसके लिए निशानी है जो नसीहत हासिल करना चाहता है। अब हम अंधेरे को देखते हैं, अंधेरा चीज क्या होती है? आपने देखा होगा जब लाइट की प्रेजेंस कहीं पे नहीं होती तो एक अंधेरा, एक डार्कनेस उसे उस इलाके को आकर घेर लेती है। ऑलराइट, तो जमीन का भी अगर हम शेडो देखें स्पेस के अंदर तो वो भी एक हद पर जाकर खत्म हो रहा है। जमीन, सूरज से जब रोशनी पड़ती है जमीन पर तो उसका जो साया जमीन का जाता है वो भी एक हद पर जाके खत्म हो रहा है। यानी शेडो इज अ फिजिकल आइडेंटिटी। एंड लाइट, लाइट क्या होती है? जब सूरज से, सूरज में रिएक्शन होता है तो उसकी रोशनी हम तक पहुंच रही होती है, जिसको 8 मिनट लगते हैं हम तक पहुंचने में। तो फोटॉन्स जब हम तक पहुंचते हैं उसे हम रोशनी का नाम देते हैं। अब रोशनी बहुत मुख्तलिफ किस्म की होती है, इंफ्रारेड होती है, अल्ट्रावायलेट होती है, और विजिबल स्पेक्ट्रम। जो हमें रोशनी नजर आती है वो एक बहुत छोटा सा हिस्सा है उसकी निस्बत जो अल्लाह तबारक ताला ने पूरी कायनात में फैलाया हुआ है। नेक्स्ट। नेक्स्ट स्लाइड। अब शैडो एक फिजिकल क्रिएचर है। अब हम अगर मार्स और अर्थ का कंपैरिजन करें तो उसके ऊपर शैडो हमें एक ही तरह का नजर आएगा। ठीक है, अब शैडो की एग्जिस्टेंस इसलिए हमें नजर आती है कि जब लाइट हमारे तक सोर्स पहुंचती है, ठीक है, तो वो एक स्ट्रेट लाइन में पहुंचती है। ठीक है, या उसके अंदर कोई इंटरफेरेंस बस ना हो। तो जब उसे कोई चीज रोकती है तो एक अंधेरा, कोई फिजिकल चीज उस इलाके को आके घेर लेती है, जिसे हम शेडो कहते हैं। अब कुरान मजीद में सूरह अल इसरा की आयत नंबर 12 में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है हमने रात और दिन को दो, यहाँ पे आप देखें दो निशानियां बनाया है। फिर हमने रात की निशानी को मिटा हुआ किया। यानी रात जो है, अंधेरा जो है, बिल्कुल एक फिजिकल चीज है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इसे हमें हमारे लिए मिटा हुआ कर दिया और दिन की निशानी को देखने वाली बनाया, ताकि तुम अपने रब का फजल तलाश करो और ताकि तुम सालों की गिनती हिसाब जान लो। और हमने हर चीज को खूब जुदा जुदा तफसील से बयान कर दिया। अब यहाँ अल्लाह तबारक ताला बताते हैं कि रात और दिन दो निशानी, और रात की निशानी जो है उसको मिटा हुआ कर दिया। रात एक फिजिकल, अंधेरा एक फिजिकल चीज है और रोशनी एक दूसरी फिजिकल चीज है। लेकिन रात को अल्लाह तबारक ताला ने हमारे लिए मिटा हुआ बना दिया और दिन को हमारे लिए रोशन, जिसे हम फिजिकली देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम देखते हैं फ्लोटिंग इन स्पेस। हमारी इस वक्त कायनात में लोकेशन क्या है? अगर कोई बाहर से मखलूक आती है, वो हमसे पूछती है, तो हम कैसे बताएंगे हमारी लोकेशन क्या है? अब कुरान मजीद में अल्लाह तबारक ताला फरमा रहे हैं सूरह यासीन की आयत नंबर 38 में, और सूरज अपने ठहरने के वक्त तक चलता रहेगा। अब सूरज कैसे चल रहा है?
हमारी जमीन और सियारे ही तो सूरज के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। ये सोच थी 1800 के साइंसदानों की, कि जो सूरज है वो तो ठहरा हुआ है लेकिन उसके इर्द गिर्द तो प्लैनेट्स घूम रहे हैं, ठीक। लेकिन 1900 के अंदर साइंसदानों ने ये चीज नोट की कि हमारा जो सूरज है वो भी एक मदार के अंदर तैर रहा है। दे डन मैथमेटिकल प्रिडिक्शन, मैथमेटिकल मॉडल्स उन्होंने बनाए, जिसे उन्होंने एक्यूरेसी के साथ हल किया। और इसने ये साबित किया कि जो हमारा सूरज है वो एक गैलेक्सी का हिस्सा है, और गैलेक्सी के दरमियान में एक ब्लैक होल है जिसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, और हमारा सूरज उस ब्लैक होल के इर्द गिर्द घूम रहा है। अब आप यहाँ पे देखें तो हमें सोलर एपेक्स का कॉन्सेप्ट मिलता है। इस कॉन्सेप्ट को हम सोलर एपेक्स कहते हैं, कि सूरज के इर्द गिर्द सियारे घूम रहे हैं और सूरज उन सियारों को अपने साथ लेके जा रहा है एक स्पाइरल में, और वो एक ब्लैक होल के इर्द गिर्द घूम रहा है। और अल्टीमेटली एक ऐसा वक्त भी आना है जब हमारा सूरज उस ब्लैक होल के बहुत करीब पहुंच जाएगा, जैसा कि कुरान मजीद में बताया, अपने ठहरने के वक्त तक चलता रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम देखते हैं कि स्पेस एंड टाइम क्या होती है। हमने देख लिया कि सूरज अपने मदार के इर्द गिर्द घूम रहा है, जमीन सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है, लेकिन ये घूम रहे क्यों है? वजह क्या है? जमीन मार्स के इर्द गिर्द क्यों नहीं घूमती? जमीन किसी और ब्लैक होल के इर्द गिर्द क्यों नहीं घूमती? सूरज के ही इर्द गिर्द क्यों घूमती? दरअसल इसकी वजह है ग्रेविटी। अब ग्रेविटी को हम एक फैब्रिक की तरह लेते हैं, कपड़े की तरह, जिसके ऊपर एक भारी गेंद हमने रख दी हुई। अब वो भारी गेंद ने क्या किया है, उस कपड़े को नीचे को खींच लिया, ठीक है। अब उसके ऊपर हम छोटी एक गेंद रखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली खुद ही उस जो कर्वेचर है उसके इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देगी। दैट्स वाई जो जमीन है वो अपने से कई करोड़ गुना सूरज के इर्द गिर्द घूम रहा है, क्योंकि जमीन का साइज सूरज से एज कंपेयर छोटा है। तो इसीलिए सूरज की ग्रेविटी ज्यादा हुई और जमीन की कम। और चांद चूंकि हमारी जमीन से छोटा है, इसलिए चांद हमारी जमीन के इर्द गिर्द घूम रहा है और जमीन सूरज के इर्द गिर्द। राइट पर आप जो ग्रिड देख रहे हैं वो एक रियल एक्सप्लेनेशन है कि स्पेस एंड टाइम दिखती कैसे है। दरम्यान में आपको जो व्हाइट डॉट नजर आ रहा होगा वो एक सितारा है जिसने स्पेस एंड टाइम को हर तरफ से अट्रैक्ट किया हुआ, उसे बेंड कर रही है। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम आ जाते हैं लेटेस्ट हाल ही में डिस्कवर किए हुए फिनोमेना जिसे हम ब्लैक होल कहते हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग यही है। अब ब्लैक होल बेसिकली होता क्या है? एक इलाका स्पेस में होता है जहां पर ग्रेविटी, कशिश सकल इतनी ज्यादा होती है कि रोशनी भी वहां तक नहीं पहुंच सकती। ये तब होता है जब एक बड़ा सितारा अपने ही ग्रेविटी के अंदर जब वो बहुत फैल जाता है तो वो मजीद फैल नहीं सकता, और वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से उसका जो तमाम मैस है वो एक जगह आकर इकट्ठा हो जाता है। तो ब्लैक होल के तीन पार्ट्स होते हैं। सिंगुलैरिटी, जहां पर ग्रेविटी इतनी तेज होती है, इतनी ज्यादा होती है कि वहां से रोशनी भी बाहर नहीं निकल सकती। दूसरा, इवेंट होराइजन। ये वो बाउंड्री होती है जहां पर जब भी कोई चीज जाए, कोई प्लेनेट जाए, कोई स्टार जाए, वो ग्लो करना शुरू कर देती है और उस ब्लैक होल के इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देती है। और तीसरा इसका जो पार्ट है वो एक्सट्रीम ग्रेविटी की एक लेयर है, जिसकी वजह से प्लैनेट, स्टार्स ब्लैक होल के करीब आ जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब एक्सट्रीम ग्रेविटी का मतलब क्या है? ब्लैक होल की ग्रेविटी ना सिर्फ लाइट को कैप्चर कर लेती है, बल्कि वो स्पेस एंड टाइम के फैब्रिक, जैसा कि पीछे बताया गया, उसको भी इतना बेंड कर देती है कि जो लाइट हम तक पीछे से पहुंच रही है, मतलब ब्लैक होल्स के पीछे से भी पहुंच रही है, वो भी इस कदर बेंड हो जाती है कि हमारी आंखों को ये धोखा लगता है कि ये सितारा दूसरी तरफ मौजूद है, जबकि वो असल में राइट तरफ होता है। जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि
असल सितारा जो है सीधी तरफ है, जबकि ब्लैक होल की कर्वेचर की वजह से, ब्लैक होल ने जो स्पेस एंड टाइम में कर्वेचर डाला है, उसकी वजह से वो हमें लेफ्ट पर नजर आ रहा है। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम कुरान मजीद की तरफ आते हैं। ब्लैक होल्स कुरान मजीद में कहाँ बयान हुए? क्योंकि अल्लाह की निशानी है, तो ये कुरान में कहाँ बयान? सूरह कहफ की आयत नंबर 86 में है, यहाँ तक कि जब सूरज के गरूब होने की जगह पहुंचा, यानी आइन इन हमीया, तो उसे एक स्याह कीचड़ के चश्मे में डूबता हुआ पाया, और उस चश्मे के पास ये कौम को पाया। तो कौम ने फरमाया, ए जुल्करनैन, या तो तू इन्हें सजा दे या इनके बारे में भलाई इख्तियार करो। अब स्याह कीचड़ इधर मतलब क्या है? हमारे तो उर्दू में तर्जुमा इसी तरह होता है, लेकिन हम डिकोड करेंगे आइन इन हमिया के लफ्ज को, हम अरेबिक लेके चलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ हम एक ट्री मॉडल देखेंगे आइन इन हमिया। अब आइन इन हमिया को हम डिवाइड कर देंगे दो पार्ट्स में, आइन एंड हमियतिन। आइन का अरबिक डिक्शनरी में मतलब होता है एक आंख और एक सोर्स, और हमियत उनका मतलब होता है, हमियतिन, डार्क, अंधेरा, और एक हॉट स्प्रिंग। ठीक है, हॉट स्प्रिंग को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो एक आंख जो होती है, वो एक जरिया ही होती है रोशनी का हमारे अंदर दाखिल होने का। हम आंख से ही जितनी भी रोशनियां हमें नजर आती हैं, वो हम आंख से ही देखते हैं। तो आंख एक जरिया है रोशनी का हम तक पहुंचने का। अ सोर्स एक रास्ता। अब रास्ता किस तरह से हो सकता है? एक दरवाजा भी एक रास्ता है हमारा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का। एक सड़क भी एक रास्ता है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का। अब हमियत इन जो है, उसका मतलब है अंधेर। अब अंधेर का मतलब, अंधेरा एक फिजिकल चीज है जिसे हमारे लिए मिटा हुआ, यानी बिल्कुल डल और ब्लैक बना दिया गया। ठीक है। अब हॉट स्प्रिंग की तरफ आ जाते हैं। कुछ पहाड़ों में, आतिशफशां पहाड़ों के साथ ही कुछ गड्ढे बन जाते हैं जो दरमियान से बिल्कुल काले होते हैं, और इर्द गिर्द उनके ऊपर पानी होता है। अब वो पानी इर्द गिर्द के केमिकल्स की वजह से ऐसा रंगीन हो जाता है कि हमें लगता है कि इर्द गिर्द एक बाउंड्री है और दरमियान में ब्लैक है। अब हम इन चारों चीजों को कंबाइन करते हैं, एक आंख की शेप, एक जरिया यानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का जरिया, डार्क जो कि अंधेरा है, अंधेर है, काला है बिल्कुल, और हॉट स्प्रिंग का स्ट्रक्चर। अब इन चारों को हम कंबाइन करें तो हमें एक ही सूरत मिलती है आसमान के अंदर, जो कि है ब्लैक होल। नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे एक वाकया तफसीर इब्ने कसीर पे दर्ज है कि इब्ने अब्बास और कुछ साहबा आपस में मिलके बातें कर रहे थे। उधर ही एक शख्स आया, उसे बड़ा तजस्सुस था कुरान मजीद की एक आयत का कि इज़ा शम्स से कुव्विर, जब सूरज लपेट लिया जाएगा। तो लाजमी बात है, एक शख्स हैरान होगा कि इतने करोड़ों सालों से चलता हुआ सूरज कैसे लपेट लिया जाएगा। ही सेड के इब्ने अब्बास, ये सूरज रदी अल्लाह अन्हु, ये सूरज कैसे लपेट लिया जाएगा? तो इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि तुमने जो पगड़ी पहनी हुई है, पगड़ी मतलब एक कपड़ा जो सर पे आमतौर पर अरब लिया करते थे, तो उसे उतारो। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हा ने उसको, उसके हाथ में वो कपड़ा पकड़ाया और उस कपड़े का एक सिरा ले लिया। अब उस सिरे को अपने हाथ पर लपेटी जा रहे हैं, लपेटी जा रहे हैं, लपेटी जा रहे हैं, यहाँ तक कि वो जो उसके हाथ में मौजूद गुच्छा है कपड़े का, वो बिल्कुल खत्म हो गया। तो इब्ने अब्बास, हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हा, नबी अलैहिस्सलाम के जो कजन थे, उन्होंने फरमाया कि इस तरह से सूरज को लपेट लिया जाता। तो हाल ही में हम नासा की जो एनिमेशन है, क्योंकि नासा ही इस वक्त कुरान मजीद के उस हुक्म पर अमल कर रही है कि आसमान और जमीन की निशानियों को देखो, तो हम उसी की तरफ रुजू करें। तो नासा की एक लेटेस्ट एनिमेशन आई है जो कि उन्होंने मैथमेटिकल मॉडल से प्रिडिक्ट किया। सबसे नीचे आप राइट पे जो पिक्चर देख रहे हैं, उसमें एक ब्लैक होल सूरज को बिल्कुल सक इन कर रहा है अपनी ग्रेविटी की वजह से। तो यहाँ पर
हमें नजर आ रहा है कि इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो एक्सप्लेनेशन दी थी कि सूरज को इसी तरह लपेट लिया जाए। नेक्स्ट स्लाइड। अब दूसरी जगह अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं सूरह अल वाक़िया में, तो मुझे तारों के डूबने की जगहों की कसम, और अगर तुम समझो तो ये बहुत बड़ी कसम है। अब बड़ी कसम किस तरह से हो सकती है? बड़ी कसम सिर्फ आयत के तनाजुर में हम नहीं देख सकते, हम फिजिकली भी देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब तारों के डूबने की जो जगह हैं, उनको हम अगर बगौर जायजा लें उनका, तो वो ब्लैक होल ही बनती है। यानी तारे जब एक्सट्रीम ग्रेविटी की वजह से कोलैप्स कर जाते हैं, तो वो बिल्कुल स्पेस एंड टाइम के फैब्रिक को फाड़ते हुए गिर जाते हैं, तारे डूब जाते हैं। आप तो लफ्ज इस्तेमाल करते हो, डूब जाते हैं। लेफ्ट पर आपको एक एनिमेशन सी सिमुलेशन सी नजर आ रही है, रेंडरिंग। सबसे पहले ये एक सितारा था। सितारा अपनी ग्रेविटी की वजह से अपने आप को खींचने लगा। जब वो खींचता है तो स्पेस एंड टाइम की कर्वेचर बहुत ज्यादा हो जाती है, और एंड पे जाके वो सितारा बिल्कुल ही डूब जाता है। अब राइट पर जो हम पिक्चर देख रहे हैं, हमारा सोलर सिस्टम सेंटर में है, और अभी तक टॉन 618 जो हमने ब्लैक होल अभी तक ढूंढा है, उसका कंपैरिजन हम सोलर सिस्टम के साथ कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें तो हमें कुरान मजीद की आयत बिल्कुल एक एक हर्फ बहर्फ सही साबित होती नजर आ रही है। तारों के डूबने की जो जगह हैं, वो हमारे सोलर सिस्टम से कितनी अजीम और कितनी बड़ी हैं। तो अल्लाह तबारक ताला ने ये जो कसम खाई है, ना सिर्फ ये कुरान मजीद के लिहाज से बड़ी है, बल्कि फिजिकली भी अगर हम एस्ट्रोनॉमी में देखा जाए, तो ये बहुत बड़ी कसम है जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हमारा सोलर सिस्टम यहाँ पे रेत के जर्रों के बराबर भी तकरीबन नहीं लग रहा उस ब्लैक होल की निस्बत जो हमने अभी तक सबसे बड़ा ढूंढा है। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम देखते हैं ब्लैक होल रास्ते किस तरह से हैं। एक प्रैक्टिकल थ्योरी है जिससे हम कहते हैं रिंग सिंगुलैरिटी। यहाँ पर हम देखें तो ब्लैक होल के कुछ पार्ट्स बताए गए हैं, जिसमें इवेंट होराइजन बताया गया है, जो कि ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी के आगे होता है। उससे अगला जो नेक्स्ट होता है वो एक्रेशन डिस्क है, जहाँ पर तमाम चीजें आके रोशन हो जाती हैं। सितारों का मादा हो गया या कोई प्लेनेट है, तो वो इतनी तेजी से घूम रहा है कि वो बिल्कुल जल जाता है और रोशन हो जाता है। और दरमियान में हम देखें तो हमें सिंगुलैरिटी मिलती है। अब सिंगुलैरिटी क्या चीज है? सिंगुलैरिटी यही है कि तमाम तर जो सितारा था उसने अपने आप को एकजुट कर लिया, यानी वो बिल्कुल एक सिंगल पॉइंट में आकर जमा हो गया, जिसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सिंगुलैरिटी किस तरह से रास्ता हो सकती है दूसरी डायमेंशन या दूसरे आसमान की तरफ। मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी। तो एक कॉन्सेप्ट हमें मिलता है कि रिंग सिंगुलैरिटी, ठीक है, इसे हम कहते हैं केर मैट्रिक्स। तो क्या हुआ, एक साइंसदान ने ऑब्जर्व किया ब्लैक होल्स के इर्द गिर्द की चीजों की मूवमेंट को। अब उसने मैथमेटिक्स में जब ये डिटेल्स डाली, तो जिसे हम कुरान जी में कदर, एक नापने की चीज कहा जाता है मैथमेटिक्स को, तो उसके जरिए उसने प्रिडिक्ट किया कि ब्लैक होल एक जगह ठहरे नहीं रहते। जिस तरह ये प्लैनेट्स अपने एक्सिस के इर्द गिर्द घूमते हैं, उसी तरह ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी भी घूमती है। तो सिंगुलैरिटी क्योंकि एक लिक्विड शेप होती है, हाई टेम्परेचर्स की वजह से आयोनाइज्ड और लिक्विड के दरमियान की सिचुएशन में होती है, तो वो एक रिंग की सी शक्ल इख्तियार कर लेती है। यहाँ पे चार आपको तस्वीर नजर आ रही हैं कि रिंग किस तरह से प्रिडिक्ट हो सकती है।
सबसे जो लेफ्ट पे ऊपर आपको नजर आ रहा है वो बिल्कुल रिंग है, और सबसे जो राइट पे नीचे आपको नजर आ रहा है वो एक स्केरी शेप है। ये चारों मैथमेटिकल मॉडल से प्रिडिक्टेड है कि इस तरह की हो सकती हैं। अभी तक हमने फाइंड नहीं किया, लेकिन ये हो सकती है, मैथमेटिकल मॉडल्स इसे प्रिडिक्ट कर रहे हैं। अब जब ये रोटेशन एक रिंग किसी सूरत इख्तियार कर लेती हैं, तो ये दूसरी किसी कायनात डायमेंशन जिसे हम नहीं जान सकते, अभी तक नहीं जान सकते, उसका रास्ता ओपन कर देती है। ये प्रूव्ड थ्योरी में एग्जिस्ट करती है बात। और इधर हम हदीस देखेंगे तफसीर इब्ने कसीर में कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो 7 आसमान और 7 जमीनें हैं वो अल्लाह की कुर्सी के आगे ऐसे हैं जैसे कि एक रिंग जो है डेजर्ट में फेंक दी हो। ठीक है, अ रिंग थ्रोन इन अ डेजर्ट। और जो कुर्सी है अर्श की निस्बत वो भी एक रिंग है, एक डेजर्ट की निस्बत। अब नबी इस्लाम यहाँ पर फरमा सकते थे एक छोटा पत्थर एक रेगिस्तान में फेंक दे, लेकिन नबी इस्लाम ने स्पेसिफिकली बताया कि एक रिंग का स्ट्रक्चर नबी इस्लाम ने हमें दिया। तो आज की भी मैथमेटिकल मॉडल्स जो हैं वो यही प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ब्लैक होल्स की जो सिंगुलैरिटी है, अगर वो ब्लैक होल घूम रहे हैं तो उनके अंदर भी एक रिंग सिंगुलैरिटी है। जब हम जाएंगे ब्लैक होल्स की रिंग्स के अंदर, तो ये भी एक सिमुलेशन बनाई गई थी कि हमें वो एक रिंग लगेगी एक बहुत बड़े ब्लैक होल के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड टॉपिक की तरफ। ब्लैक होल्स हमने कवर कर लिए। अब हम आते हैं नेबुलास। नेबुलास आप ऐसे कह सकते हैं कि सितारों की जाए पैदाइश है, जहां पर सितारे पैदा होते हैं। नेबुलास एक गैस स्ट्रक्चर होता है जहां पर सितारे जो होते हैं वो पैदा होते हैं। अब सितारे किस तरह से पैदा होते हैं? जब एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर, एक बहुत बड़ा सितारा ब्लैक होल की तरफ नहीं जाता, ब्लैक होल बनने की तरफ, तो वो फट जाता है। उसकी जितनी गैस डस्ट है वो पूरे जो इलाका है, उसका जो इन्वायरमेंट है उसमें फैल जाती है। अब ये जब फैल जाती है तो क्या होता है कि कुछ इलाके जो इस नेबुला के इलाके होते हैं वो आपस में जुड़ना शुरू कर देते हैं ग्रेविटी की वजह से। अब जब वो जुड़ते हैं तो उनकी ग्रेविटी बढ़ती जाती है, तो साथ के कुछ हिस्से मजीद जुड़ते जाते हैं। एक नेबुला, एक सितारा फटा, नेबुला एक गैस फैली, अब उसके कुछ हिस्से छोटे छोटे वो आपस में जुड़ते जा रहे हैं। अब जब जुड़ते जा रहे हैं तो वो उनकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग हुई है कि उन्होंने एक प्रोसेस शुरू कर दिया है जिसे हम फ्यूजन कहते हैं। फ्यूजन क्या है? जो हमारा सूरज है वो भी दो गैसेस को इतनी स्ट्रांग ग्रेविटी की वजह से जोड़ता है जिसकी वजह से उसमें से एनर्जी निकलती है, जो एनर्जी हम तक लाइट की सूरत में और इंफ्रारेड की सूरत में पहुंचती है, सोलर रेडिएशन की सूरत में। तो जब वो प्रोसेस शुरू कर देता है तब वो एक सितारा बन जाता है, और उसके इर्द गिर्द जो छोटे छोटे डस्ट के बने थे वो प्लैनेट्स बनना शुरू हो जाते हैं। और जो प्लैनेट्स हैं फिर उनके अंदर वो एलिमेंट्स पाए जाते हैं जिन पर जिंदगी या लिक्विड वाटर जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो नेबुलास के 3 हिस्से हमें मिल सकते हैं। एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, यानी नेबुला आहिस्ता आहिस्ता फैलती भी है, क्योंकि सितारा फटा है तो उसके फटने का असर अभी तक नेबुला पे होता है और वो फैलता है। दूसरा, स्टार फॉर्मेशन फ्रॉम नेबुला। अब नेबुला से स्टार फॉर्मेशन कैसे होती है ये मैंने आपको बता दी। और तीसरा जो है स्मोक, धुआं। अब एक जगह एक हदीस है जहां पर अल्लाह तबारक व तआला का अर्श का भी जिक्र है कि वो एक धुएं के ऊपर, ठीक है, पानी, पानी के ऊपर धुआं, फिर उसके ऊपर अर्श। नेक्स्ट स्लाइड। अब ये धुआं बना किस चीज का होता है? आप यहाँ जो ऊपर तस्वीर देख रहे हैं ये आपको सर्दियों में आमतौर पे 3 सितारे नजर आया करेंगे एक ही लाइन में। सर्दियों में ये 3 सितारे नजर आते हैं। पिछली सर्दियों में नजर आए थे, अगली में भी अल्लाह के हुक्म से नजर आएंगे।
अब ये जो सितारे हैं इनके दरमियान में एक नेबुला होती है जिसे हम ओराइन नेबुला कहते हैं। अब इसमें हाइड्रोजन गैस, हीलियम और हैवियर एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन। अब ये हमें रोशन क्यों नजर आ रही है इस वक्त? क्योंकि इसके अंदर टेम्परेचर इतना ज्यादा हो चुका है कि ये आयोनाइज्ड हो चुके हैं, यानी ये गैस के भी स्टेट से ऊपर प्लाज्मा की स्टेट में, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर में जा चुके हैं। अब स्टार फॉर्मेशन मैंने इधर पहले बता दिया, तो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम देखते हैं कि जो उसके अंदर सोलर सिस्टम है, यहाँ पर जिंदगी कैसे पनप सकती है। जैसा कि कुरान मजीद में भी इन चीजों का जिक्र हुआ है, जिसे हम आगे जाके देखेंगे। तो ये रियल पिक्चर्स हैं ओराइन नेबुला के अंदर। लेफ्ट के ऊपर आपको ये जो छोटे छोटे पिक्चर्स नजर आ रही हैं, ये वो पिक्चर्स, रियल पिक्चर्स हैं जो हबल स्पेस टेलीस्कोप और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के जरिए खींची गई हैं। इनके अंदर नए सोलर सिस्टम बन रहे हैं। ठीक है, सूरज उनका बन रहा है, उनके इर्द गिर्द प्लैनेट्स बन रहे हैं, यानी सूरजों की पैदाइश हो रही है, नई जिंदगियां, नई इन्वायरमेंट की पैदाइश हो रही है। और राइट पर भी जो हम पिक्चर देखें तो ये जो हमें नीचे पिक्चर्स नजर आ रही हैं, इनमें एक सितारा है और उसके इर्द गिर्द जो छोटे छोटे डॉट्स हैं वो सियारे हैं जो उसके इर्द गिर्द पैदा हो रहे हैं। अभी वो बिल्कुल गर्म है, लेकिन वो अभी पैदा हो रहे हैं। क्या पता वो पैदा हो चुके हों, क्योंकि हम तक ये जो लाइट है, ये तकरीबन लाखों सालों पुरानी रोशनी हम तक अभी पहुंच रही है। क्योंकि लाइट की स्पीड आपको पता है 3 लाख किलोमीटर है, तो हम तक इसको पहुंचने में तकरीबन लाखों साल लग रहे हैं। तो क्या पता यहाँ पर सूरज भी बन चुका हो, सियारे भी, और उन पर जिंदगी भी मौजूद हो, जिसे हम आगे जाके देखेंगे कि जिंदगी कैसे मौजूद हो सकती है और कुरान में क्या जिक्र। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम सूरह कहफ में आ जाते हैं, आयत नंबर 89 से 90। जुल्करनैन के बारे में, फिर वो एक रास्ते के पीछे चला यहाँ तक कि जब सूरज तुलू होने की जगह पहुंचा तो उसे एक ऐसी कौम पर तुलू होता हुआ पाया जिसके लिए हमने सूरज से कोई आड़ नहीं रखी। यहाँ लफ्ज इस्तेमाल हुआ है मतला शम्स। हम इसको स्टडी करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। अब मतला शम्स से पहले हम सबबा को समझते हैं, जिसका हाल ही में काफी चर्चा होता है इस लफ्ज का कि ये सबबा चीज क्या आखिर। अब सूरह कहफ में सबबा फी समावत, आसमान के सबबा का जिक्र हुआ है, और सूरह हज के अंदर भी इसका जिक्र हुआ है, आयत नंबर 15। अब ऊपर देखे सूरह कहफ में जो सबबा का जिक्र हुआ है वो एक पाथवे, ठीक है, एक रास्ता, एक जगह। अरबिक डिक्शनरी में अगर हम सबबा का लफ्ज देखें तो वो एक पाथवे, एक रास्ता है, एक सड़क है जो हमें एक पॉइंट से दूसरी जगह पर पहुंचाती है। और एक और जगह हम अरबिक डिक्शनरी अगर देखें तो हमें एक्सेस का लफ्ज मिलता है, मतलब हम किसी जगह पर एंटर होने की जगह, यानी एक दरवाजा। मतलब हम एक दरवाजे में पहले किसी और कमरे में होते हैं, दरवाजे से आगे कदम रखें तो हम किसी दूसरे में होते हैं। अब हम सूरह हज के सबबा की तरफ आ जाते हैं, उसका मतलब हमें क्या पता है। एक रस्सी, बाय द वे ये रस्सी अरबिक में अगर हम देखा जाए तो एक खाली रस्सी का जिक्र हुआ है, यानी एक पाइप की शेप की रस्सी का। ठीक है, और दूसरा इसका मतलब देखें तो कनेक्शन, एक जोड़, दो चीजों के दरमियान जो जोड़ होता है ना, उस जोड़ की जो रस्सी है, ठीक है, उसे हम सबबा कहते हैं। अब इन चारों चीजों को अगर हम मैथमेटिकली कंबाइन करें कि एक रास्ता, एक दरवाजा, एक रोप, एक रस्सी जो अंदर से खाली है, एक पाइप नुमा रस्सी, और एक कनेक्शन, तो हमें फिजिकल दुनिया में जो एस्ट्रोनॉमर्स ने इस वक्त जो कॉन्सेप्ट ढूंढा है वो एक वर्म होल की शक्ल मिलता है। अब वर्म होल क्या होता है? दो ब्लैक होल्स जब एक्सट्रीम ग्रेविटी, जैसे पहले मैंने बताया रिंग सिंगुलैरिटी होती है, नबी अलैहिस्सलाम की भी हदीस है, रिंग इन अ डेजर्ट में। तो जब दो ब्लैक होल्स में रिंग सिंगुलैरिटी बनती है तो उनका रास्ता एक गिरा लगी हुई, ये मैथमेटिकल प्रिडिक्टेड है, प्रूव्ड है,
एक गिरा लगी हुई रस्सी की सूरत में एक रास्ता बनता है, जिसे हम वर्म होल कहते हैं। तो सबबा का यकीनी मतलब जो सूरह कहफ में आया है, सबबा विस्फि समावाति, यानी आसमान के सबब। अब जमीन के ऊपर तो कोई हमें इस तरह का रास्ता नहीं, फिलहाल अभी नहीं नजर आ रहा, लेकिन आसमान में हमें ऐसे शवाहिद मिलना शुरू हो गए हैं कि एक वर्म होल तक हम प्रिडिक्ट कर चुके हैं कि ये इन फ्यूचर हमें मिल सकता है। आपने एक फिल्म भी देखी होगी इंटरस्टेलर, उसके अंदर भी जब वो जुपिटर के साइड से निकलते हैं तो उन्हें एक वर्म होल ही मिलता है जिसके थ्रू वो जाके किसी दूसरी सिविलाइजेशन के पास जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम उसी लफ्ज पर आते हैं, मतली शम्स। अब इसका क्या मतलब है मतली? अब मतलब का मतलब होता है कि निकलना, अपीयर, अमर्ज होना, किसी चीज का कहीं से निकल जाना, उभर जाना। और दूसरा इसका जो पार्ट है उसका अशम्स। अशम्सी का सीधा सीधा मतलब हम सूरज ले सकते हैं, और हमारा सूरज एक सितारा है। हमारे सूरज की तरह के लाखों करोड़ों अरबों खरबों सितारे कायनात में मौजूद हैं। अब जो अपीयर और इमर्ज होना है, इसके लिए हमारे पास जो दलील, साइंटिफिक दलील है, वो ये है कि हमारा जो सोलर सिस्टम भी है वो भी एक धुएं से ही अपीयर हुआ था। ठीक है, सबसे ऊपर आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो 4 पार्ट्स में बटी हुई है। सबसे पहले हमारा जो सोलर सिस्टम था वो एक धुआं था, फिर वो धुआं एक जगह कंबाइन होना शुरू हुआ और वो सूरज बना, उसने फ्यूजन शुरू की। फिर उसके इर्द गिर्द जो छोटे छोटे धुएं थे वो जुड़ गए और प्लैनेट्स की सूरत इख्तियार कर ली, जिसमें से एक हमारी अर्थ जमीन भी है। और उसके नीचे हम एक पिक्चर देख रहे हैं जो कि 1997 से लेकर 2000 आई थिंक 15 तक खींची गई थी पिक्चर, जिनके अंदर एक सिमुलेशन बनाएगी। यहाँ क्योंकि वीडियोस नहीं चल सकती तो इसका प्रॉब्लम हो सकता है। तो उन्होंने एक सिमुलेशन बनाई जिसमें उन्होंने देखा, तकरीबन 10 से 20 सालों में उन्होंने देखा कि दूर कहीं सोलर सिस्टम कैसे बनता है। तो ये साइंटिफिकली प्रूव्ड हो गया कि हमारी जो सोलर सिस्टम से बाहर भी मजीद सोलर सिस्टम बन रहे हैं। अब शम्स का मतलब सूरज, और सूरज हमारा सितारा। इन चारों को अगर हम कंबाइन किया जाए कि निकलना, अपीयर होना, इमर्ज होना किसी सूरज का, तो वो आसमान में कहाँ होता है? सबबा से, सबबा भी समावाती से के थ्रू जाते हुए हमें कहाँ मिलता है? आसमान में। तो जाहिर बात है ये चीज हमें नेबुलास में ही मिलेगी। अब नेबुलास के पास कुरान मजीद में क्योंकि जिक्र हुआ था कि वहां जो कौम थी जुल्करनैन को मिली, उसके पास सूरज से बचने का कोई जरिया नहीं था। तो लाजमी बात है नेबुला में, क्योंकि कायनात जो सूरज हैं वो नए नए बन रहे होते हैं, सियारे नए नए बन रहे होते हैं। हमारी जमीन के ऊपर एक लेयर अल्लाह तबारक तआला ने बिछाई हुई है जिसे हम ओजोन की लेयर कहते हैं। अब उस ओजोन की लेयर का क्या काम होता है? हमें सूरज की रेडिएशन से बचाना। अब लेकिन जो नया सोलर सिस्टम बन रहा होगा उसके अंदर लिक्विड वाटर एग्जिस्ट कर सकता है। क्यों? सूरज से कुछ फासले पे दूर अगर हम प्लेनेट को रखें, जो सूरज नया बन रहा हो, जिसकी रेडिएशन हमारे सूरज से ज्यादा हो, उसे एक स्पेसिफिक फासले पे रखें, तो उधर लिक्विड वाटर एग्जिस्ट कर सकता है। अब लिक्विड वाटर का मतलब एस्ट्रोनॉमर्स जब भी ये लेते हैं तो वो जिंदगी ही होता है। अभी तक हमें इस तरह से नहीं मिला लिक्विड वाटर, सोलर सिस्टम में और जगह मिल चुका है, लेकिन बाहर अभी हमें लिक्विड वाटर के खजाने नहीं मिले। तो जब किसी दूसरे प्लेनेट पर लिक्विड वाटर एग्जिस्ट करता है तो उधर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है, जाहिर बात है वो खाना तलाश करने या कुछ चीजें लेने जमीन पर आ सकती है, लेकिन वो वापस पानी में ही जाएगी। तो जुल्करनैन जिस सियारे पे सबबा फिस समावाती से गुजर कर पहुंचे, जिस नेबुला के पास, उधर कायनात में नया सोलर सिस्टम बन रहा था। ठीक है, तो उस सरजमीन के पास अपनी ओजोन की या एक प्रोटेक्टिव गैस की लेयर नहीं मौजूद थी।
जिसकी वजह से कुरान मजीद में भी बताया कि सूरज की रोशनी से बचने के लिए उनके पास कोई आड़ नहीं थी। हमारे यहाँ जो तबका है, एक स्पेसिफिक तबका है, जो ज्यादातर लोग मतलब वो इस चीज को लेते हैं कि वो किसी रेगिस्तान में गए जहाँ पे उनको सूरज से बचने की आड़ नहीं थी, जबकि रेगिस्तान में भी इंसान ने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, एक शेड बनाया है, सूरज से बच सकता है। ठीक है। तो अगर हम स्पेस एंड टाइम में देखें, क्योंकि सबब ऑफ इस समावात का जिक्र आ गया आसमान, तो आसमान में हमें नेबुला ही मिलता है। वहां पर सितारे के इर्द गिर्द जो भी प्लेनेट होगा, उस पे जो भी जिंदगी होगी, उसका सूरज से बचने के लिए कोई भी सामान मौजूद नहीं होगा। इन फ्यूचर हो सकता है, लेकिन जब वो बन रही होगी तब मतलब शम्स में जो बन रही होगी उसके लिए कोई भी सूरज से बचने के लिए आड़ नहीं है। कुरान मजीद में भी जिक्र है कि उनके लिए सूरज की रोशनी से बचने के लिए आड़ नहीं थी। और ब्लैक होल में भी एक कॉन्सेप्ट मैं लास्ट पे स्किप कर गया हूँ, एक चीज। ब्लैक होल के अंदर भी 2020 और 19 के दरमियान एक रिसर्च पेपर शाया हुआ जिसमें बताया गया कि ब्लैक होल्स के इर्द गिर्द भी कुछ प्लैनेट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, जिन्हें हम प्लैनेट्स नहीं ब्लैनेट्स कहते हैं। BLA से शुरू होता है, ब्लैनेट्स। तो उन ब्लैनेट्स में भी जुल्करनैन ने खड़े होकर देखा होगा, तो उसे भी उनका सूरज एक ब्लैक होल में ही डूबता हुआ नजर आया होगा। नेक्स्ट स्लाइड। दैट्स ऑल। जजाकल्ला खैर फॉर योर टाइम।